सेशन आपका 6 है। पर्यावरण के सभी उपादान के निर्माण संबंधित विशेषताओं एवं कार्य प्रक्रिया, और उसी के अंतर्गत ये व्यापन आपका दिया गया। इस व्यापन का अगर अर्थ देखिएगा तो फैलाव होता है, कितना फैला। और दिया भी है कि अपने से एक परीक्षण करके देखिए ना, एक बड़े घर के कोने में क्या करना है कि धूप जलाने के तुरंत बाद धूप के आसपास का स्थान कितना सुगंधित हो उठता है। मतलब कि एक बड़ा घर हो, उसके कोना में तुम जैसे धूप जलाती होगी, कोना में जला रही हो, और उस धूप के जलने के उपरांत क्या होता है कि आसपास का जो जगह है, स्थान है, वो भी सुगंधित हो उठता है। उतना घर के दूसरे कोने में उसी समय उतना सुगंध नहीं मिलता। एक और भी बात है, धूप जलाओगी एक कोने में और तुम सोचोगे कि हाँ हर जगह उतना ही सुगंध आए, तो ऐसा नहीं होता। आपने तो ऐसा देखा होगा ना, धूप जलाने के बाद उसके जो सुगंध को पूरा घर में फैलने में कुछ समय लग जाता है। अब चाहे अगरबत्ती हो, चाहे कोई भी सुगंधित चीज़ हो, तुरंत एक तरह से कहा जाए तो हर जगह नहीं फैलता, उसको फैलने में कुछ समय लगता है। तो धूप जलाकर परीक्षण करके देख लेना। घर की खिड़की दरवाजे बंद करके देखिए, पंखा मत चलाइएगा। यानी कि ये जो परीक्षण बोला है करने के लिए, ये उस समय करोगे जब घर का पंखा और खिड़की एक तरह से बंद रहे तब। ये नहीं कि सारा सुगंध तब तक निकल जाएगी। फिर बोला है दूसरा का एक परीक्षण देखिए, एक कांच के गिलास में जल लीजिएगा। एक कांच का गिलास है, उसमें जल ले लीजिए और सावधानीपूर्वक एक बूंद लाल हो या नीला स्याही डालकर बगल से देखिए। यानी कांच का गिलास और उसमें लाल या नीला स्याही क्या करेगा, ऊपर से डाल देना, और देखेंगे कि जो रंग है ना वो धीरे धीरे फैलता है। यानी ये नहीं कि वो पूरा एक ही बार में फैल जाता है। यानी कि उस कांच के गिलास में जिसमें जल है, जिसमें हमने नील और एक तरह से कहा जाए तो नीली स्याही डाला या लाल रंग का डाला, तो उससे क्या होता है कि एक बार में ये पूरा फैलता नहीं है। जो स्याही की बूंद है, डालने के बाद रंग की सब जगह समान रूप से फैलने में कितना समय लगा। अब समझो कि ये परीक्षण करना है, आधा घंटा, 1 घंटा से अधिक, यानी कम से कम तो आधा घंटा लग ही जाएगा। यानी कि वो जो नीला स्याही है या जो लाल रंग का बोल रहा है कि स्याही है, इनको पूरा फैलने में कुछ समय लग जाता है। इसका परीक्षण करते समय गिलास को हिलाना, बताया गया कि इसका परीक्षण करते समय गिलास को हिलाना, जल में फूंक मारना या चम्मच डुबाना, ये सब करना नहीं चलेगा। यानी ये नहीं कि ले ली एक गिलास में, मतलब कांच के गिलास में पानी, उसमें नीला स्याही या लाल स्याही डाल दी और हम बोल दिए कि देखो कितना जल्दी ये मिलता है, तब उसके लिए रख तुरंत चम्मच से, नहीं तो गिलास को थोड़ा हिलाने डुलाने लगे या एक तरह से लगे उसमें फूंक मारने। तो ये सब नहीं करना है। अपने आप देखना है कि हाँ ये कितना समय में पूरा पानी नीला हो जा रहा है या कितना समय में ये पूरा पानी लाल हो जा रहा है। जैसे कि चीनी उनी का होता है ना, चीनी का और पानी का शरबत ले लिए, चीनी का और पानी ले लिए एक गिलास में, और उसके बाद हम लोग को अगर शरबत बनाना होता है तो बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में लगते हैं चम्मच से या उस गिलास को हिलाने ताकि चीनी जल्दी से घुल जाए। पर ये यहाँ पर ऐसा प्रोसेस आपको नहीं करना। आपको देखना है कि कितना समय में घुलता है, कितना समय में पूरे। अब चीनी में मानो कि वो जो गिलास है उसमें अगर चीनी अगर डाल दी तो तुरंत तो मीठा नहीं लगेगा, उसको मीठा लगने में भी कुछ समय लगेगा, जब तक वो पूरा घुलेगा नहीं। आपने जिन 2 परीक्षणों को किया उसमें हवा में सुगंध फैलने, एक है पहला परीक्षण कि हवा में सुगंध कितने समय में फैलता है, दूसरा कि जल में स्याही का रंग कितने रंग मिलने में कितना मिलने में एक एक समानता और असमानता निश्चित रूप से आपने देखा होगा। समानता क्या है, गंध और रंग अपने गाढ़े वाले से कम गाढ़े वाले भाग में फैल जाता है। समानता क्या हुआ, पहला हम लोग 2 परीक्षण देखे। पहला देखे यही कि मानो कि एक तरह से बताया जाता है कि
कि एक कोना में हमने क्या किया था कि घर के एक बड़ा सा कोना में एक सुगंधित अगरबत्ती जला दिए थे और उसको हम देख रहे थे कि पूरे घर में फैलने में कितना समय लगता है। फिर दूसरा परीक्षण ये था कि एक कांच का गिलास था और उस गिलास में कुछ जल लेकर एक तरह से कहा जाए तो उसमें नीला स्याही और लाल स्याही हमने डाला। देखे कितना समय में दोनों पूरी तरह से या तो नीला हो जाए या एक तरह से लाल हो जाए, कितना समय पूरा मिल जाता है सिंपल भाषा में। तो समानता में क्या बता रहा है कि गंध और रंग अधिक गाढ़े वाले भाग से कम गाढ़े वाले भाग में फैल जाता है। यहाँ पर क्या देखा गया कि जो गंध है ना, वह गंध या रंग अधिक, यानी जिस कोना में अगरबत्ती जल रहा होगा सोचो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गंध फैल गया होगा और बाकी सब कोना में क्या होगा, कम कम। यहीं पर अगर अगरबत्ती हम जला दें तो इस कोना में ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ से इधर में देखो हमको तो महक नहीं रहा, ऐसे तुम कह सकती हो। बाकी यही गंध मतलब धीरे धीरे पूरे इस घर में धीरे धीरे फैल, यानी कि ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा है। वैसे ही तुम्हारा कहा जाए तो जब तुम एक कांच के गिलास में जिसमें जल भरा था उसमें जैसे ही तुमने इंक डाला, स्याही डाला, तो जब इंक डाला तो थोड़ा सा गाढ़ा था वो और जल में हर तरफ उतना वो फैला नहीं था और धीरे धीरे गाढ़े से धीरे धीरे हर जहाँ पर नहीं है कम की तरफ फैलने लगा। यही समानता में देखा गया। असमानता में क्या है तो गैस के माध्यम से यह बहुत जल्द फैलता है। एक और भी बात है, असमानता में क्या दिया गया, गैस के माध्यम से यह बहुत जल्द फैलता है, जल में बहुत धीरे धीरे, यानी दो परीक्षण किया गया। जो घर वाला था वो क्या था, घर वाला गैस था, गैस फैलाने की बात कर रहा था। और पानी वाला क्या था, जो गिलास का हम लोग बात कर रहे हैं उसमें वो तरल वाला है। तो अब यहाँ पर दो चीज़ तुम्हारे दिमाग में आ गया कि अगर फैलाने का कोई बात कहे ना तो तुम कहोगे अगर जल्दी फैलाना है तो तुम कहोगे हाँ हम फैला देंगे, पर गैस के माध्यम से गैस वाला जो भी चीज़ होगा वो जल्दी फैलेगा, अब पानी वाला जो होगा उतनी धीरे धीरे फैलेगा। यहाँ पर आगे दिया गया है कि अणु के निरंतर गतिशील रहने के लिए गैसीय अवस्था में या द्रव अवस्था में इस अधिक गाढ़ तत्व के भाग से कम गाढ़ा तत्व वाले पदार्थों में फैलने की घटना को ही विसरण या डिफ्यूज़न कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है, विसरण किसे कहते हैं? तो बता रहा है कि जो अणु के निरंतर गति, जो अणु होते हैं वो हमेशा गतिशील रहते हैं, मोल, MOLE मोल। तो ये बता रहा है कि जो मोल यानी अणु जो होते हैं वो हमेशा गतिशील रहते हैं। और ये जो अणु होते हैं गैस में इनकी तीन ऐसे पदार्थ की तो हम लोग तीन अवस्था पढ़ते हैं, ठोस, तरल और गैस। तो ठोस में तो पूरा तरह से सारे अणु, मतलब ठोस में तो कहा जाए तो पूरी तरह से वह पैक रहता, पूरी तरह से वह ठूस का समझो भरा रहता। उसमें तो मानो कि अणु को एक तरह से गतिशील हो ही नहीं पाएगा, उतना नहीं, बहुत कम चांस है। फाका किस में रहता है तो तरल में, और सबसे ज़्यादा फाका कहाँ रहता है तो गैस में। तो गैस में बता रहा है कि आसानी से फट देना, मतलब समझो कि एक तरह से कहा जाए तो गतिशील हो पाएंगे। यहाँ बता रहा है कि अणु के निरंतर गतिशील रहने के लिए, जैसे मानो ये तीन हम रूम ले लिए, ये हमारा ठोस का है, इस रूम में 20 लड़के बैठे हैं, इसके बगल वाला तरल है उसमें समझो 15 जन बैठे हैं और उसके बगल वाला में समझो कि 5 जन बैठे हैं, ठीक। अब यहाँ पर लड़का को दौड़ना होगा कि कितना तेज़ी से दौड़ पाए, तो किस में सबसे अच्छा से दौड़ पाएगा, जिसमें 5 वाला में फाँका आराम से उसको दौड़ने खेलने कूदने में अच्छा रहेगा। तो वो तीसरा क्या था तो तीसरा हमारा गैस का रूम था। उसके बाद अगर गैस को हटा देते तो फिर क्या आएगा, तरल में हमने उससे मतलब ठोस में तो पूरा भरा हुआ, इसमें तो कोई बच्चा डूब गया तो इसमें समझो कि, तो वही हाल अणु का भी होता है। अणु ठोस में उतना गतिशील नहीं होते हैं, तरल में ठोस के तुलना में ज़्यादा, और दोनों के तुलना में ज़्यादा गैस में सबसे ज़्यादा गैपिंग रहता है। इसीलिए कोई भी बैलून देखिए फुला लीजिए कितना चाहे तो उसको पिचका सकते हैं, मतलब क्यों, क्योंकि उसके सारे अणु उसमें बताया तो उसमें बहुत गैपिंग है, गैपिंग होने के चलते ऐसे सिकुड़ सकते हैं।
तो यहाँ बता रहे हैं कि अणु के निरंतर गतिशील रहने के लिए गैसीय अवस्था में या द्रव में इस अधिक गढ़ तत्व के भाग से कम गाढ़ा तत्व के पदार्थों को, यानी सिंपल भाषा में रखो, ये जो प्रोसेस होता है दो जगह होता है, या तो तरल में होगा या तो गैस में होगा, कम से ज़्यादा की तरफ अधिक गढ़ तत्व से, यानी अधिक से कम गढ़ तत्व वाले अणुओं में फैलने की घटना को विसरण कहते हैं। जहाँ ज़्यादा होगा, ज़्यादा से कम में जाने को ही विसरण कहते हैं। सिंपल भाषा में आपको याद रखना है, तो याद रखिए कि ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें तरल या गैसीय अवस्था में जो भी पदार्थ, तरल या गैसीय अवस्था के जो भी पदार्थ होते हैं उनमें देखने को मिलता है, यह अधिक से कम की तरफ फैलता है। जहाँ ज़्यादा रहेगा उधर से कम की तरफ जाएगा। ऐसे भी देखो ना, कहीं पर मानो कि दो, मतलब कि एक जगह ऊंचा जगह हो, एक जगह नीचा जगह हो, ठीक, ज़मीनें हैं, एक जगह ऊंचा एक जगह नीचा, तो दो जगह पानी अगर मानो कि रहता है तो जहाँ ऊंचा से हमेशा नीचे की तरफ पानी जाता है, ना कि नीचा से ऊपर जाता है, ऊंचा की तरफ जाता है। तो यही बता रहा है कि जो ऊपर अधिक से कम की तरफ जाएगा उसी को हम लोग विसरण कहे, उसी को डिफ्यूज़न कहे। डिफ्यूज़ हो गया, अलग अलग हो गया। ऊपर के उदाहरण में सुगंध या स्याही का रंग और पदार्थ हैं जिनमें अणुओं का क्या हो रहा है कि डिफ्यूज़न हो रहा है, यानी व्यापन हो रहा है, यानी फैलाव हो रहा है। आगे देखिएगा तो दिया है कि वैज्ञानिकों ने परीक्षण से निष्कर्ष निकाला है, एक ही उष्णता गैसीय अवस्था की तुलना में द्रवण में विसरण धीरे धीरे होता है। यानी विसरण मतलब तुम समझ गई होगी, विसरण का मतलब ज़्यादा से कम की तरफ फैलने को ही हम लोग विसरण करते हैं, इसी को डिफ्यूज़न कहते हैं। यानी ज़्यादा से कम, सबको जानता है कि जिसके पास ज़्यादा होगा वह ना कम को देगा, कम वाला ज़्यादा को कैसे दे देगा, हमें तो नहीं लगता। ठीक है, आगे और कीजिए, भरो जो भर सकते। तो आगे दिया है कि एक ही उष्णता गैसीय अवस्था की तुलना में द्रवण में विसरण धीरे धीरे होता है। यानी एक ही उष्णता गैसीय अवस्था की तुलना में द्रवण में विसरण धीरे धीरे, ऐसे भी हम लोग पढ़े हैं कि सबसे तेज़ी कहाँ होता है, गैस में, ठीक। तो वही बोल रहा है कि एक ही उष्णता रहेगा, एक ही गर्मी रहे, और गैसीय अवस्था की तुलना में द्रवण में विसरण धीरे धीरे हो गए। यानी कि ऐसे भी पहले भी हम लोग पढ़े धीरे धीरे, अभी भी बोल रहा है कि धीरे धीरे, यानी जबकि दोनों की उष्णता क्या है, एक बराबर है। मानो कि एक तरह से एक ही उष्णता, मानो कि तुम कोई गैस उतना ही गर्म करके लाई हो, कोई पानी भी उतना ही गर्म की हो, पर दोनों में देखा जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा फैलने का काम है वो हमारा गैस में। एक ही उष्णता हल्के अणुओं की तुलना में भारी अणुओं का विसरण धीरे धीरे होता है। एक ही उष्णता रहेगा और हल्के अणुओं की तुलना में भारी अणुओं का विसरण धीरे धीरे होता है। यानी कि जो हल्का अणु रहेगा वो जल्दी से क्या फैल जाएगा, भारी वाला धीरे धीरे फैलेगा। तापमान बढ़ाने पर विसरण जल्दी जल्दी होते। एक और भी बात बोला, जितना तापमान बढ़ाओगी उतना ही विसरण जल्दी जल्दी होगा, यानी उतना ही जल्दी जल्दी फैले। कोई भी अगर चीज़ है, अगर तुम चाहते हो कि जल्दी से फैलाना, तो उसके लिए तुम्हें तापमान को देना होगा बढ़ाना। मानो कोई अगरबत्ती है, अभी हाथ थोड़ा सा जलाई तो थोड़ा सा फैला, और तुम चाहते हो कि ना पूरा जल्दी से फैल जाता है, एक समय आग लगा दो, समझ गए ना कहाँ तक जाएगा। आगे देखिएगा, व्यापन का आणविक चित्र। पदार्थ की विभिन्न भौतिक अवस्थाएं, जैसे कि आप पहले भी जानते हैं कि पदार्थ की जो 3 भौतिक अवस्थाएं होती है, एक ठोस, तरल और गैस होता है। यानी इस पृथ्वी पर ना जितने भी वस्तुएं हैं उन सभी को 3 ही रूप में देख सकते हो, उसके सिवा हमें नहीं लगता कि कोई और है। तो जो भी अगर अपने अगल बगल या जो भी चीज़ दिखाई देता हो या जो भी कुछ है, उनको या तो ठोस होंगे, टाइट होगा, पूरा सख्त होगा तो ठोस होगा, हवा जैसा उड़ने लायक होगा तो गैस होगा, और कहीं पर मानो कि हल्का लिक्विड अवस्था में हो, लिक्विड अवस्था में हो तो तरल होगा।
ऐसा अगल बगल जो भी चीज़ देख लो, जो भी अगर दिख रहा है पूरा सख्त है तो ठोस हो गया, और गैस जैसा है तो मानो कि गैस हो गया, और पानी के रूप में है तो एक तरह से कहा जाए तो तरल हो गया। तो यहाँ दिया गया है कि इन अवस्थाओं में अणु कैसे रहता है। आखिर ये तीन भौतिक अवस्थाएं, ठोस, तरल, गैस, और इसमें अणु कैसे रहेगा। इस संबंध में हम थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं। परीक्षण के द्वारा विसरण की कुछ विशेषताओं को हम आपको दिखलाते हैं। इन दोनों को मिलाकर हम अब आपको जानने की चेष्टा करेंगे, यानी इन दोनों को मिलाकर अब हम जानने की चेष्टा करेंगे कि विसरण का जो आणविक चित्र कैसा दिखलाई देता होगा। और इसे समझने के लिए नीचे के दिए गए चित्रों को ध्यान से तनी देखिएगा। अगला पेज में यहाँ जल में गाढ़ा चीनी का मिश्रण मिलने के बाद कैसे चीनी का अणु जल में फैल जाता है, यह दिखलाया गया है। समझने की सुविधा के लिए द्रवण के हिस्से को 3 भागों में एक तरह से बांट दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा, एक पिक्चर है, और इस पिक्चर में दिखला रहा है कि कुछ इंडिकेशन दिया है, इंडिकेट दिया है, कुछ संकेत दिया है कि ये जो लाल लाल जो बूंदा है ये समझो चीनी का अणु है, जो रेड वाला है वो चीनी का है, और जो काला वाला ब्लैक वाला वो समझो कि जल का अणु है। यानी पहला समझो कि यही दिखला रहा है कि देखो पहला 3 पार्ट में बांटा है। पहला पार्ट में 3 बॉक्स, दूसरा पार्ट में भी 3 बॉक्स, तीसरा पार्ट में भी 3 बॉक्स, दिख रहा है ना। तो पहला पार्ट में देखिएगा कि पहला पार्ट में जो 3 बॉक्स है, तो उसमें 3 बॉक्स में पहला बॉक्स में चीनी घुला है, दिख रहा है। पहलके वाला में चीनी है, और पहला पार्ट के पहला और दूसरा जो भाग है उसमें सिर्फ काला काला दिख रहा है, यानी वहाँ तक चीनी नहीं पहुँचा है, सिर्फ यहीं तक हो रहा है पहलके में। यहाँ पर देखो कि थोड़ा सा यहीं पहला वाला में ही पानी और चीनी दोनों इसमें पहला में है, और ये दूसरा ये वाला में और ये वाला में, दूसरा तीसरा में बता रहा है कि जो भाग है, दूसरा तीसरा भाग बोल रहे पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं एक तरह से यानी ये जो हमारा पहला पार्ट है इसमें हमारा एक तरह से कहा जाए तो चीनी और हमारा क्या बोले जल इसमें पूरी तरह से घुला हुआ है। और इस वाले में तो हमारा चीनी आया ही नहीं, इसमें भी चीनी अभी हमारा आया ही नहीं। पर जैसे ही हम अगर दूसरा पार्ट में जा रहे हैं इस वाले में, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला भाग में तो जो चीनी था इसमें भी है, यहाँ तक कि दूसरे में भी चीनी पहुँच गया है, और तीसरे में भी अभी हल्का सा ऊपर में एगो दिख रहा है। यानी यहाँ पर देखो कैसे जो चीनी का जो अणु है वो धीरे धीरे फैल रहा है। और जैसे ही हम लोग तीसरा पार्ट में आए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला भाग में भी चीनी था, दूसरे में भी था, तीसरे में भी हो गया है, फिर यहाँ तक कि दूसरे में भी हो गया है, और पूरे के पूरे इस मतलब कहा जाए तीसरे भाग में पूरा का पूरा यहाँ चीनी फैल गया। यानी कि यहाँ पर पूरी तरह से चीनी के फैल जाने से जो चीनी के अणु हैं वो पूरी तरह से घुल मिल गए, यानी कि अब चीनी का घोल बन गए, चीनी का शरबत बन गया। बोल रहे कि विसरण शुरू हुआ, बाईं तरफ चीनी के अणुओं की संख्या दाहिनी ओर की तुलना में अधिक है। आप भी देख रहे हैं क्या देखने को मिला आपको कि किधर का चीनी ज़्यादा था, बताओ तो थोड़ा सोचकर। ये बाईं तरफ में, यानी इस साइड में चीनी के अणु ज़्यादा था, ठीक। और बताया जाता है कि ये जो हमारा बाईं तरफ है इसमें चीनी के अणु ज़्यादा है, जबकि ये हमारा ये दाईं तरफ इसमें चीनी के अणु हल्का हल्का है। और धीरे धीरे यही बाईं तरफ वाला दाईं तरफ धीरे धीरे खिसक रहा है, यानी कि तरफ बढ़ रहा है। तो बाईं तरफ
चीनी के अणुओं की संख्या दाहिनी ओर की तुलना में अधिक है। फिर कुछ समय के बाद क्या देखा गया, विसरण के कारण कि चीनी का जो अणु है कुछ दूर तक फैल गया। फिर तीसरा पार्ट में क्या देखिए, विसरण के कुछ समय और बाद कि जहाँ चीनी का जो अणु है वह समान रूप से फैल गया। क्या समझी, पहला में एक तरफ चीनी ज़्यादा था, दूसरा में गई तो हल्का फुल्का फैलने लगा, और तीसरा में गई तो देख रही कि वो पूरा तरह से जो चीनी के जो अणु हैं वो एक तरह से कहा जाए तो बराबर मात्रा में फैल गए। और उससे भी एक अच्छा मजाकिया दिख रहा है कि वहाँ पर पहला बॉक्स में अगर आप ध्यान दीजिएगा ना तो 5 गो अणु है। हमने रेड को काउंट किया, दिखा, हमने काउंट किया, हमको दिख रहा है 9 गो है, दिखाई दिया ना। दूसरा में जाइएगा तो देखिए, दूसरा का पहला भाग में 5 गो, फिर उसमें 3 गो, और उसमें कहा जाए तो उसके अंत वाला में 1 गो है। दूसरा पार्ट में भी बोल रहे, यानी वहाँ पर पूरा नहीं फैला है। पर जैसे तीसरा पार्ट में देखो सब में 3-3 गो हो गया, पहला भाग में भी 3 गो, दूसरा भाग में भी 3 गो, तीसरे भाग में भी 3 गो, यानी पूरी तरह से मिल गया शरबत। यहाँ बोला है कि दैनिक जीवन में भी तो आप व्यापन के कुछ उदाहरण देखते होंगे। दैनिक जीवन में भी ना व्यापन होता है, क्या तुम्हें को भी महसूस हुआ है? बोल रहा है कि प्याज काटते समय आँखों में जो जलन होता है, क्या लगता है तुरंत प्याज काटी तुरंत रोने लगोगी? कभी नहीं होगा। जैसे जैसे प्याज काटोगी, जैसे जैसे उसका झांक कहे वो धीरे धीरे जैसे फैलेगा, वैसे वैसे तुम्हारे आँखों से अब हो जाएगा शुरू मोती धारा बहने का। तो बता रहा है यह फल काटने पर छोटे छोटे मक्खियों का आकार भिन्न भिन्न आना। क्या लगता है तुरंत फल काटे से या जो भी मीठा कोई चीज़ है आम और तुरंत मक्खी हो आ जाएगी? नहीं, जैसे जैसे उसका गंध उनके नाकों तक पहुँचेगा, उनके इलाके तक पहुँचेगा, सब लोग धीरे धीरे तुम्हारे उस फल की तरफ आकर्षित होने लगेंगे। एक बार में सब कुछ होने वाला नहीं है। सक्सेस पाने के लिए भी धीरे धीरे ही शुरू होता है। तुम सोचोगे एक के बार में दाएं दाना हो जाता है, ऐसे थोड़े होगा। फिर पहला प्याज का उदाहरण दिया कि प्याज काटते समय भी आँखों से में जो जलन होते एक बार नहीं होगा, धीरे धीरे शुरू होगा। जैसे जैसे प्याज कटेगा वैसे वैसे उसका जो कहा जाए तो सुगंधी कह रहे हैं, जैसे जैसे उसका झांक तुम्हारे आँखों में जाएगा वैसे वैसे आँखों से मोती धारा। फिर दूसरा बड़ा फल काटने पर जो मक्खियों का भिनभिनाना है वो भी जैसे जैसे उसका सुगंध उनके तक पहुँचेगा तब वैसे वैसे वो लोग आना शुरू करेंगे। तीसरा बता रहा है कि फूल खिलने पर मधुमक्खियों का उड़कर आना। क्या लगता है कि तुरंत फूल खिला तुरंत मधुमक्खी आ जाए? नहीं, फूल खिलेगा, उसका गंध उनके नाकों तक हो सके पहुँचेगा, और पहुँचने पर वो धीरे धीरे करके आज 1 कल 2 ऐसे करके धीरे धीरे सब आने लगेंगे। और भी मस्त बात, रात होने पर बाबा वही क्या लिखा है जी, फल होने पर हटा दिया, यानी दिया है कि फल होने पर, यानी कभी कभी किसी पेड़ पर फल तैयार हो जाता है और क्या लगता है बंदर अगले ही दिन आ जाएगा? नहीं, तो फल होने पर रात में बंदर का फल खाने के लिए डाल पर आना, यानी कि धीरे धीरे वो भी अब रात से शुरुआत कर दिया लो, यानी धीरे धीरे। अब एक बार में तुम सोचो कि सारा बंदर आज कोई फल लग गया, आम पक गया, अभियान वेला सारा बंदर आ जाए तो कभी नहीं। आज 1 आएगा, कल 2 आएगा, उसी का देखा देखी सब आएंगे, पर धीरे धीरे आएंगे उसी। यानी कि यहाँ पर सिंपल भाषा में कहा जाए तो इस चैप्टर में आपका व्यापन है, और इस व्यापन में यही बतला रहा है कि जो भी फैलाव होता है वो एक बार नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, अधिक से कम की तरफ होता है। ज़्यादा जहाँ रहेगा उधर से कम की तरफ होगा, जहाँ ज़्यादा है उधर से कम की तरफ जाएगा। यहाँ पे ये भी दिया है कि प्रत्येक संदर्भ में उद्भिद पदार्थों में उगाई, यानी जो सहजवी वापसीभूत होता है
और यौगिक वापसीभूत होता है। यौगिक मतलब आप समझते होंगे, ये यौगिक मतलब मिश्रण। ये यौगिक अणु वायु के माध्यम से फैलते हैं जी। जो भी यौगिक वाला है ये वायु के माध्यम से फैलेगा, और ये अणु बहुत कम परिमाण में रहने पर भी घ्राणेंद्रिय के कुछ विशेष प्रोटीन से युक्त रहता है, जिससे मस्तिष्क में गंध की अनुभूति हो जाती है। यानी कि यहाँ पर ज्ञानेंद्रिय दिया है, ज्ञानेंद्रिय रहता तो नहीं अच्छा लगता। वायु के प्रवाहित होने पर गंध के यौगिक अणु और तीव्र गति से फैलते हैं। हालांकि वायु प्रवाह के कारण अणुओं के फैलने को विसरण नहीं कहा जा सकता। अगर बाई चांस हवा फैला रहा है किसी भी एक तरह से कहा जाता है, यहाँ लिखा है कि वायु प्रवाह के कारण अणुओं के फैलने को हम लोग विसरण नहीं कहा जा सकता। शुरुआती दौर में तो बोला कि हाँ बाई चांस तुम क्या की हो कि किसी कांच के गिलास में नीला और लाल स्याही ली हो, और तुमको देखना है कि कितने समय में वो एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरह से मिल जाता है। अब ये ना कि चम्मच डाल के तुम मिला दो, ये नहीं कि तुम धक्का फूंक मारो, तुम ये नहीं कि उसको हिलाओ, ऐसे करती है तो इसको विसरण नहीं कहा जा सकता। विसरण अपने आप होगा, छोड़ दो, समय लगेगा, लगने दो। विभिन्न प्राणियों के ज्ञानेंद्रिय की सूक्ष्मता अलग अलग होती है। एक और भी बात है, और ज्ञान इंद्रिय तो आपने सुना ही होगा, सेंस ऑफ ऑर्गन, ये जो 5 हैं, और ये हर आदमी का बता रहे हैं। यहाँ पर जो लिखा है कि विभिन्न प्राणियों का ज्ञान इंद्रिय की जो सूक्ष्मता होती है अलग अलग होती है। मतलब समझो कि सबका अपना सेंस ऑफ पावर अलग अलग होता है। सूंघने के मामले में कुत्ता से ज़्यादा कौन तेज, क्या समझे? सूंघने के मामले में कुत्ता से ज़्यादा तेज कौन? तुरंत उसको पता चल जाता है, यानी उसका जो सूंघने का शक्ति होगा काफ़ी ज़्यादा होगा। वो हो गई, मतलब देख सकते हो अपने आसपास और भी बहुत सारे। सुनने के मामले में, सूंघने के मामले में, देखने के मामले में, हर आदमी का, हर प्राणी का अपना अपना क्षमता है। कोई देखने में सबसे तेज हो तो कोई सूंघने में ज़्यादा हो। यहाँ पर आपने निश्चय ही ध्यान दिया होगा कि फल काटने पर छोटी छोटी मक्खियाँ तो उड़कर चली आती है, और शाम के समय मनुष्य को काटने वाला जो मच्छर फल काटते समय उड़कर नहीं आता है, इस तरह का। यानी यहाँ बोला है कि फल काट रहे तो छोटी छोटी मक्खियाँ आ जा रही है, और शाम के समय जो हम लोग को मच्छर काटता है वो काहे नहीं आया फल काटते समय? अरे उसको भी आना चाहिए, वो भी तो नहीं खा पी कर मोटा जाता है, पर वो नहीं आया। मक्खी आ जा रही है फल काट रहे हैं तो, और हमको जो मच्छरवा काटता है वो मच्छर फल काटते समय नहीं आया। फल काटने पर जो छोटी छोटी मक्खियाँ उड़ कर आई ना, वह ड्रोसोफिला है। वो क्या है? ड्रोसोफिला। और एनाफिलिस मच्छर आपने नाम सुना होगा, मादा एनाफिलिस, जिससे मलेरिया होता है। तो बताया जाता है कि क्यूलेक्स, एडिस और एनाफिलिस। तो यहाँ बताया रहा है कि एनाफिलिस मच्छर मलेरिया वाहक है, यानी ये मलेरिया का वाहक, यही मलेरिया का समझो कि दाता कहेंगे, यही मलेरिया फैलाने वाले न है। और इनमें गंध पकड़ने वाला और प्रोटीन में अंतर है। बता रहे कि ये जो एनाफिलिस मच्छर है ये गंध पकड़ने वाला और प्रोटीन में अंतर है। फल के मीठे गंध के लिए उत्तरदायी यौगिक उत्तरदायी है, यानी फल के मीठे गंध के लिए जो उत्तरदायी यौगिक उत्तरदायी है उसे हम लोग एनोफिलिस नहीं पहचान पाता, और डैफोडिल मक्खी पहचान पाता है। यानी कि जो फल पका मीठापन, उसमें क्या होता है, कोई गंध होगा, और उस गंध को पकड़ने में या उसको जांचने में सिर्फ जो मक्खियाँ ही सक्षम हो पाएगी, ना कि कोई और, मक्खियाँ ही सक्षम हो पाई। इसी को हम लोग ड्रोसोफिला बोले। और मनुष्य के शरीर के पसीने के गंध में जो उत्तरदायी यौगिक रहता है, और मानो कि हम लोग का जो पसीना निकलता है वो पसीना बता रहा है कि थोड़ा यौगिक रूप का होता है, और इस गंध को पकड़ने में कानून मक्खी नहीं सक्षम हो पाती है, मच्छर लोग। हर आदमी का अपना अपना, हर जीव का अपना अपना खासियत है। मक्खी को दिया गया कि तू गंध पकड़ लेना, फल फूल या जो भी कुछ हो। मच्छर बोल रहा है कि हम ठीक, हमारा भी काम है ना,
हम इंसान का जो पसीने का जो एक तरह से कहा जाए गंध है उसको पकड़ लेंगे और उस मामले में भाप लेंगे कोई इंसान कहाँ पर, वहाँ जाकर उसको हम काट लेंगे। और इसीलिए शाम के समय रक्त पाने के उद्देश्य से इस तरह के स्रोत को तरफ उड़कर ये चले जाते हैं। यानी ये शाम के समय जो मक्खियाँ या ये मच्छर या जो भी समय कहा जाए, ये लोग गंध पाकर ही उस तरफ चले आते हैं। आखिर सांप क्यों बार बार जीभ बाहर निकलता है, जानते हो? बोल रहा है कि विभिन्न प्राणियों के शरीर में विभिन्न उद्र वायु यौगिक अणु वायु के माध्यम से फैल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्राणी होते हैं जिनके शरीर से जो उद्रवायु यौगिक होते हैं वो अणु के माध्यम से फैल जाते हैं। बहुत सारे प्राणी के शरीर में जो उदरवायु यौगिक होते हैं वो अणु के माध्यम से इधर उधर हवा में फैलेगा। सांप के जीभ पर ये यौगिक अणु अटक आ जाते हैं। सांप के जीभ पर बता रहा है कि ये जो फैलने वाला गंध है जो भी वो जिह्वा पर अटक जाता है। अब अटक जाने से फेंके तो फेंके कैसे? और तब सांप मुंह में जीभ को घुसाकर ऊपर के तालू को टिकाए रहता है। यानी तब इसका अटक गया है उदरदायु मतलब अणु सांप का जीभ पर, तो सांप क्या करता है कि मुंह में जीभ को घुसाकर ऊपर के तालू को टिकाए रहता है। वहाँ एक विशेष अंग होता है जिसका नाम है जैकोबसन ऑर्गन। इसी को जैकोबसन ऑर्गन कहते हैं। सांप जब जीभ को या वहाँ टिकाता है तब उस गंध का अणु उसके मस्तिष्क में उद्दीपन की सृष्टि करता है। यानी उसके दिमाग में वो गंध चला जाता है जैसे ही उस अंग पर सांप टिका कर रहता है, तो जिससे सांप चारों ओर के परिवेश के बारे में जान पाता है। यानी कि बार बार जो जीभ निकालता है उसके निकालने के पीछे एक तरह से कहा जाए तो गंध को अपने मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य कहा जा सकता है। सुनिए आगे। फेरोमोन जीव जगत में कीड़ा मकोड़ा, हाथी, बाघ, हरिण ये सभी तृणभोजी या मांसाहारी प्राणियों के प्रजनन के लिए विभिन्न प्रकार के जो उद्रवायु रासायनिक पदार्थों का महत्व अपरिमित है। परीक्षण के द्वारा देखा गया है कि कुछ ऐसे प्रजाति के पुरुष मच्छर स्त्री मच्छर के शरीर में निःसृत फेरोमोन के गंध से कुछ किलोमीटर की दूरी से भी उड़कर चले आते हैं। यानी यहाँ बताया गया है कि कुछ प्रजाति के जो पुरुष होते, कुछ प्रजाति के मतलब कि पुरुष मच्छर या स्त्री मच्छर के शरीर में निःसृत फेरोमोन का गंध पाया जाता है, जिससे ये कुछ दूर तक के स्थिति में भी रहेगा ना तो ये उड़कर चले आते हैं। इतने कम संख्या में अणु रहने पर भी पुरुष मच्छर इतने दूर से पकड़ एवं और पहचान लेते हैं जो हमारे लिए अकल्पनीय है। पुरुष मच्छर स्त्री मच्छर से निश्चित फेरोमोन के गंध की तुलना में दूरी में अधिक होकर चले आते हैं। यानी ये जो पुरुष मच्छर वाला है, ये पुरुष मच्छर स्त्री मच्छर की तुलना में उसका कहा जाए तो जो सूंघने का यानी जो शक्ति है वो काफ़ी तेज है। स्त्री के तुलना में पुरुष मच्छर का सूंघने की शक्ति ज़्यादा है, जिसके चलते बताए कम अणु संख्या में होने पर भी ये पुरुष मच्छर इतने दूर से पकड़ कर और पहचान लेते हैं जो हमारे लिए अकल्पनीय। तुम सोच भी नहीं सकती कि ऐसे आखिर कैसे हो गया कि ये चला है। अब सोचकर बताओ तो थोड़ा, खुले हवा में विषाक्त अनुद्रवित तरल या ठोस की तुलना में विषाक्त उद्रवायु अधिक विषाक्त क्यों है? यानी खुला हवा हो और विषाक्त अनुद्रावी तरल या ठोस की तुलना में विषाक्त उद्रावी अधिक विषाक्त क्यों होगा?
बेहोश करने के लिए चेतनानाशक पदार्थ गैस के रूप में प्रश्वास के साथ क्यों प्रयोग किया जाता है? यानी जो बेहोश करना होता है ना कभी कभी किसी को, तो बेहोश करना यानी कि तुमको चेतनानाशक यानी तुम्हारी चेतना को नाश कर देना। और ऐसे में क्या होता है कि जो गैस होगा, फिल्म में देख सकती हो, कोई भी गुंडा सीधे रुमाल में ऐसे लगाया और सोचो कहाँ से हटाया तुम, कहाँ ले जाता है? मुंह पर कि नाक पर? नाक को सीधे कि हाँ तुम उसको सूंघोगे और सूंघोगे तो सीधे वो उसका जो गंध होगा वो सीधे तुम्हारे मस्तिष्क पहुँच कर वो तुम्हारे शरीर में कार्य करना, यानी तुरंत तुम भी हो। वो चाहता तो तुम्हें माथा पर भी रख सकता था, इधर उधर रख सकता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसने दिमाग लगाया कि हाँ ये तो गंध वाला है, इसका गंध तुरंत कहाँ कार्य करेगा, तो नाक जिस पे हम लोग सूंघने का काम करते सीधे नाक पर सटाता है, जिसके चलते हम लोग तुरंत ही कुछ क्षण लगता है, तुरंत आदमी बेहोश चेतना में चला मतलब चेतना नाशक हो जाता है। तपेदिक के जीवाणु मनुष्य के शरीर में विभिन्न अंग जैसे फेफड़ा, हड्डी हुआ, वृक्क हुआ में रहते हैं। ये जो तपेदिक के जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, और बताया जाता है कहाँ कहाँ पर होगा, तो फेफड़ा में, हड्डी में, वृक्क में। मान लो कि 2 तपेदिक रोगी हैं, एक में जीवाणु केवल उसकी पीठ की हड्डी में है और जबकि दूसरे के फेफड़े में 2 गो तपेदिक रोग का रोगी है। एक को जीवाणु एक का पीठ की हड्डी में फैल गया है तो एक का फेफड़े में है। किस रोगी के शरीर से तपेदिक को दूर करने की संभावना अधिक है? क्या लगता है कौन जल्दी इससे ठीक हो पाएगा? फेफड़े में तपेदिक होने से खांसी होता है, और फेफड़े में होगा ना तो समझो कि उससे क्या होगा, खांसी। तो फेफड़ा वाला है और एक हड्डी वाला है। अब दिमाग लगाइएगा कि किसके जल्दी निकलने का चांस है। हड्डी वाला तो है ना कहीं पर होगा कि पता नहीं क्या, अपना दिमाग लगाते रहिए। आगे आपका दैनिक जीवन में कुछ सावधानी रखिएगा। घर में गैस लीक होने पर क्या करना चाहिए, ऐसी हमारी ये क्वेश्चन है। तो बता रहे हैं कि घर में गैस लीक होने पर घर का जो दरवाज़ा या खिड़की खोलकर हवा को प्रवाहित होने दिया जाए। जब भी अगर घर में कभी गैस लीक कर गया, सबसे पहले कि पूरा खिड़की दरवाज़ा सब खोल दो, जिससे कि जो भी गैस हो ना क्या बाहर निकल जाए। और कोई आग नहीं जलाना चाहिए, और आग भी नहीं जलाना चाहिए। नहीं कि देखना चाहते कि गैस है कि नहीं, तो बस कहीं कुछ और देख लोगे। स्विच को भी ऑफ ऑन नहीं करना चाहिए, भी नहीं कि चलो हम स्विच को उस समय तनी लाइट जला ले, किधर से आ रहा है गंध, ये सब कुछ नहीं। यहाँ तक कि उस समय तुम्हारा हो सके तो स्विच को भी बोला ऑफ ऑन नहीं करना। हो सकता है कहीं पर मानो उसी के माध्यम से कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट सर्किट के माध्यम से इस बोर्ड में भी चिंगारी उत्पन्न होता है, इस बोर्ड में भी चिंगारी उत्पन्न हो जाता है और घर में गैस लीक कर रहा है। ऐसी अवस्था में सारे खिड़की दरवाजे खोल लीजिए, स्विच को ऑफ ऑन करना छोड़ दीजिए। और भी बताया गया है कि विसरण के कारण गैस के अणु घर में से बाहर चला जाता है और थोड़ी सी भी चिंगारी से आग लग सकती है या विस्फोटन हो सकता है। ये आपको हमेशा याद रखना। यानी कि एक चीज़ आपको पता चला कि कभी भी अगर घर में गैस लीक कर रहा है, ऐसी स्थिति में आप घर के सारे दरवाजे खिड़की को खोल दीजिए और जो इलेक्ट्रॉनिक जो इंस्ट्रूमेंट है या जो भी उपकरण है, एप्लीकेशन, उन सभी को एक तरह से कहा जाए तो ऑफ ऑन करना छोड़ दीजिए। आगे जाइएगा तो आपका एक और भी चीज़ दिया गया है कि बंद नली या सेप्टिक टैंक में विषाक्त जो गैस होता है, बंद नली या सेप्टिक टैंक में जो विषाक्त गैस होता है जिसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, वो जमा रहता है। बंद नली में H2S गैस रहता है और इसीलिए वहाँ जाने पर प्रश्वासन के साथ विषाक्त गैस फेफड़ा में प्रवेश करती है और अधिकांश मृत्यु का कारण बन जाता है। समझ लो क्या बंद नली, कहीं कहीं पर जो नली होता है ना नीचे टैंक होंगे, अरे नली बोल रहे हैं, गटर, जैसे मानो कि रोड के बीच में लगाया है ना कुछ मतलब जो भी, तब उसमें एक तो ऊपर से ढक्कन लगाया है और बाई चांस कभी कभी उसको साफ करने वाले लोग जाते हैं उसमें और फिर वो आते नहीं हैं, कैसे आएंगे, नौकरी है।
और नौकरी में काम करने गए कि हम अपना काम करने उतर गए नीचे, अब भीतर में गए तो वहाँ पे एक से है हाइड्रोजन सल्फाइड बोल रहा है। ऐसा कोई ऑक्सीजन नहीं है कि तुम ले लेकर और जियो गया बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा कोई तो गैस है नहीं। वो तो हाइड्रोजन सल्फाइड बता रहा है, जो कि हो सकता है कि तुम्हारे जान भी ले ले, कई बार जान लोगों का चला जाता है। यानी गए नीचे सफाई करने, वापस ना आए तो दूसरा गया वो भी वहीं रह गया, बाद में पता चला वो यहाँ गैस फैल गया है। तो यहाँ बता रहा है कि बंद नली जिसको हम लोग सेप्टिक टैंक कहते हैं, सेप्टिक टैंक, और इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जमा रहता है, इसीलिए वहाँ जाने पर प्रश्वासन के साथ विषाक्त मतलब जहरीला जो गैस है फेफड़े में प्रवेश करता है, और अधिकांश मृत्यु का यही तो कारण बनता है। अधिक समय तक खुला रहने पर कुछ गैस निकल जाने पर भी सुरक्षित नहीं। कहा लगता है कि ढक्कन हटा दिया और उसके बाद आराम से ढुक जाओ, गैस निकल गया, नहीं, फिर भी वो तुम्हारे लिए डेंजर है, फिर भी तुम्हारे लिए वहाँ पर खतरा है। और क्योंकि H2S गैस वायु की अपेक्षा भारी होने के कारण विसरण धीरे धीरे होता है। बता रहे कि पहले भी हम लोग पढ़े कि हल्का गैस जल्दी फैलता है, हल्का गैस जल्दी फैलेगा, भारी गैस धीरे धीरे फैलेगा। तो H2S गैस को बता रहे कि भारी गैस H2S गैस वायु की अपेक्षा भारी होने के कारण ये धीरे धीरे, यानी तुम सोचिए कि ढक्कन हटा दिए तो भीतर का सारा गैस निकल गया होगा, अपट देना तुम आधा घंटा के बाद बोली कि हम जा रहे हैं अब काम कर लेते हैं, सफाई वफाई करके निकल जाएंगे, जबकि उस आधा घंटा के जितना देर तक है वो भारी होने के कारण वो धीरे धीरे निकल रहा है, और तुम गई उस समय सुनकर लुढ़क गई, क्योंकि वो गैस भारी होने चलते पूरा निकला नहीं है, वो वहीं पर अभी पड़ा हुआ है। कुछ परीक्षण दिया है, आप लोग घर में कीजिएगा। थोड़ा दिया है कि एक ही प्रकार के गिलास में एक ही प्रकार में परिमाण में जल लेकर 1 बूंद करके स्याही डाल लीजिएगा। बोल रहे हैं कि एक ही प्रकार का गिलास लीजिए, एक प्रकार का गिलास हो, कोनो बेईमानी ना हो, और एक ही परिमाण में दोनों में बराबर जल लीजिएगा और 1 बूंद करके स्याही डाल दीजिए, एक बूंद करके। अब एक को चम्मच से हिलाइए और दूसरा को चुपचाप छोड़ दीजिए। एक को चम्मच से हिला देना, 2 गिलास लिए, दोनों में पानी बराबर परिमाण में है और दोनों में 1 बूंद हमने इंक डाला है, एक को चम्मच से मिला रहे जबकि दूसरे को छोड़ दिए। अब देखना है कि किसमें जल में अधिक स्याही मतलब किसके जल में स्याही अधिक जल्दी घुल जाएगा। कौन घुलेगा सोचो, कौन सा? चम्मच वाला, कहीं को तुरंत कर दीजिए। फिर बोल रहा है कि धूप जलाकर पंखा चला दीजिए। कभी कभी होता है घर में, मान लो जो मच्छर भगाने वाला अगरबत्ती होता है उसको क्या करती है कि जलाकर तुरंत कहती है कि 3 से 2 मिनट रोक का पंखा चला देती है, वो भी साइंस लगा देती है, जबकि समझ लो, यानी उनका क्या सोच है कि मच्छर वाला अगरबत्ती जला देने पर कुछ समय पंखा बंद रखती है और फिर उसके बाद चालू करते हैं, जिसके चलते पूरा वो जो अगरबत्ती का गंध होगा वो पूरा घर में फैल जाता है, मच्छर अपना भाग जाता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि पंखा धूप जलाकर जैसे पंखा जला दीजिएगा तो घर का दरवाज़ा खिड़की खोल दीजिए, गंध फैलने में पंखा न चलने की तुलना में कम समय लगेगा कि नहीं। यानी कि धूप जलाकर पंखा चला दीजिए या घर का दरवाज़ा खिड़की खोल दीजिए, 2 ऑप्शन है, या तो पंखा चलाओ या इधर धूप जलाए और खिड़की दरवाज़ा खोल दो। और देखना है कि गंध फैलने में पंखा ना चलने की तुलना में कम समय लगेगा कि नहीं। क्या लगेगा? गंध फैलने में पंखा ना चलने की तुलना में कम समय लगेगा कि नहीं? कम समय लगेगा। पंखा चलने की तुलना में बोला कम समय लगेगा, नहीं, ज़्यादा लगेगा। पंखा चलेगा तो तुरंत फैल जाएगा, पंखा में तुरंत फैल जाएगा, और खिड़की और मानो दरवाज़ा में तनी धीरे धीरे फैल के कितना हवा है। फिर आगे बताया गया है कि 2 एक ही तरल के गिलास में समान परिमाण में जल लीजिए। एक समान उष्णता जल, अब गर्म वाला पानी बोल रहा है कि दो एक ही प्रकार के गिलास में समान परिमाण में जल लीजिएगा। एक समान उष्णता की जल और दूसरे में कुछ गर्म जल। 2 एक ही तरह के गिलास में समान परिमाण में जल, वो पानी समान लेना है और थोड़ा गर्मी तनी कम बेसी होना चाहिए जी। एक का उष्णता बोल रहा है कि तनी कम हो, एक का तनी ज़्यादा हो, और दोनों में इंक्स डालिए
अब फिर देखिए कि कौन जल्दी फैलता है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो ज़्यादा गर्म होगा वो ज़्यादा फैलेगा। तो आज के लिए इतना ही था, घर में आजमाइएगा।